हेलो फ्रेंड्स, मैं लेकर आ गई हूँ एक बहुत ही अमेजिंग चाइनीज ड्रामा जिसके स्टार्ट में हम एक लड़की रीड को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में एंट्री लेती है और उसको देखते हुए दो नर्सेज आपस में बातें करने लगती हैं कि इसने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बहुत ही अच्छे से स्टडी किया है और यह अब्रॉड से डिग्री लेकर आई है और रोजाना मेल्स को डील करती है। अब रीड जैसे ही हॉस्पिटल के एक रूम में जाती है और जाकर वो पेशेंट को बोलती है कि मैं तुम्हें ट्रीट करने के लिए आई हूँ, तो वो मेल बोलता है तुम पागल हो गई हो, एक फीमेल डॉक्टर यहाँ पर क्या कर रही है। तो रीड्स कहती है कि ज्यादा मत बोलो, डॉक्टर का कोई भी जेंडर नहीं होता और मैं यहाँ पर बस एक डॉक्टर हूँ जो कि ट्रीटमेंट के लिए है। तो वो पर्सन बोलता है कि मुझे तुमसे ट्रीटमेंट नहीं करवाना, तुम पागल हो गई हो, और वहाँ से चला जाता है और जाते हुए कहता है ईथन मेरे लिए मेल डॉक्टर बुलवाओ। अभी रीड उसके जाने पर उसे देख ही रही होती है कि तभी उसे कोई आवाज़ सुनाई देती है जिससे वो परेशान हो जाती है और तभी हम ईथन को देखते हैं जो कि उसके करीब आता है और उससे बोलता है कि आखिर तुम वापस क्यों आ गई। तो वो कहती है कि क्या आप मुझे जानते हैं, आप मुझसे ये पूछने का हक नहीं रखते। ये कहकर रीड्स वहाँ से जाने ही वाली होती है कि जब ईथन उसे हक करते हुए कहता है कि हम साथ नाइट स्पेंड कर चुके हैं, अभी भी क्या मैं नहीं पूछ सकता हूँ। रीड्स फ्लैशबैक को याद करती है कि जब उसका बॉयफ्रेंड एरन उसे ईथन से मिलाने के लिए लेकर जाता है। रीड्स बहुत ही ज़्यादा शाय फील कर रही थी और तभी एरन कहता है कि क्या तुम्हें मेडिसिन के बारे में पता नहीं लगाना अपने फादर को बचाने के लिए, तो ईथन ही तुम्हारी हेल्प कर सकता है और उसे ड्रिंक देता है और बोलता है कि तुम यहाँ पर बैठकर ड्रिंक करो और ईथन से बात करो, मैं अपनी मदर से मिलकर आता हूँ, और वहाँ से चला जाता है। रीड्स ईथन से बात करने की कोशिश करती है लेकिन ईथन की स्मोकिंग की वजह से उसे खांसी आने लगती है और तभी असिस्टेंट वहाँ पर आ जाता है जो कि ईथन से प्रोजेक्ट के बारे में बात करता है। तो ईथन अपना कोट उठाता है जिस पर गलती से रीड्स बैठ गई थी और वो असिस्टेंट को देते हुए बोलता है कि इसे फेंकवा देना। रीड्स सॉरी करते हुए बोलती है कि मैं आपको न्यू ले दूंगी, तो वो कहता है कि मुझे ऐसी चीप चीज़ों की ज़रूरत नहीं है और उसे एटीट्यूड दिखाते हुए वहाँ से चला जाता है। अब रीड्स वहाँ से ऊपर जाती है ताकि एरन से बात कर सके, लेकिन वो एरन और उसकी मदर की बातें सुन लेती है जहाँ पर वो अपनी मदर को बता रहा था कि उसने रीड्स को अल्कोहल में ड्रग्स मिला कर दिए हैं और वो उसमें ज़रा भी इंटरेस्टेड नहीं है। अब रीड्स पर उन ड्रग्स का असर होने लगता है तो वो वहाँ से भागती है और एरन उसके कदमों की आवाज़ सुन लेता है तो उसके पीछे भागता है। दूसरी तरफ हम ईथन को देखते हैं जो कि अपने असिस्टेंट के साथ कुछ प्लान्स बना रहा था और तभी वहाँ पर रीड्स एरन से बचते हुए पहुँच जाती है। तो एरन वहाँ पर आते हुए बोलता है कि मेरी गर्लफ्रेंड गलती से यहाँ पर आ गई और उसे वहाँ से ले जाता है। असिस्टेंट बोलता है कि कहीं इसने हमारी बातें सुन ना ली हों, क्या मैं इसे पीछा छुड़ा लूँ। तो ईथन कहता है कि फिक्र मत करो, सब ठीक होगा। और दूसरी तरफ हम एरन को देखते हैं जो कि रीड्स को रूम में ले जाते हुए उसे थप्पड़ मारता है और फिर उसे बदतमीजी करने लगता है, लेकिन रीड उसे टांग मारकर पीछे गिरा देती है और फिर रूम से उठकर भागती है और बाहर जाते ही उसका ईथन से टकराव हो जाता है। बेहोश होने से पहले वो ईथन से सिर्फ एक ही बात बोलती है कि प्लीज मुझे बचा लो और तभी हम एरन को देखते हैं जो कि भागते हुए पीछे आता है, लेकिन ईथन को देखकर घबरा जाता है और ईथन उसे वहां से दफा होने को बोलता है। तो एरन फौरन से वहां से भाग जाता है। तभी ईथन रीड्स को जगाने की कोशिश करता है लेकिन जब वो नहीं उठती तो वो सोचता है कि लड़कियां हमेशा ही ट्रबल क्रिएट करती हैं और उसको उठाते हुए अपने रूम की तरफ ले जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग रीड्स को जैसे ही जाग आती है तो उसे ये बात पता चलती है कि वो पूरी रात ईथन के साथ थी। और दूसरी तरफ हम ईथन को देखते हैं जो कि कुछ कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को देख रहा था और सू पर गुस्सा करते हुए बोलता है कि हमें अभी तक ये प्रोजेक्ट क्यों नहीं मिला। तभी रीड्स बाहर आ जाती है जिसे देखते हुए सबको वहाँ से जाने का बोलता है। तो सू सोचती है कि क्या यहाँ पर एक लड़की है, वो भी ईथन के साथ, मुझे ली को जल्दी से बताना होगा। और ये कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है। अब ईथन उसे बोलता है कि क्या तुम्हें कोई इनविटेशन देना पड़ेगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। तो रीड्स वहाँ से बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाती है लेकिन फिर रुकते हुए दोबारा से उसके पास आकर बोलती है कि मैंने सुना है तुम्हारे पास वो मेडिसिन है और मेरे फादर को उस मेडिसिन की ज़रूरत है, क्या तुम वो मेडिसिन मुझे सेल कर सकते हो। तो ईथन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हारे पैसों की ज़रूरत है। रीड्स बोलती है कि मैं जानती हूँ आपको पैसों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे वो मेडिसिन दे देंगे तो मैं आपके लिए कुछ भी करने को रेडी हूँ। ईथन बोलता है कि तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि तुम मुझे दे सको और मैंने बिजनेस में यही सीखा है कि प्रॉफिट की डील्स करनी है और मैं कभी भी कोई ऐसी डील नहीं करता जिसमें मुझे लॉस हो। तभी रीड रात की बातों को याद करती है और उसे बोलती है कि मैंने तुम्हारी असिस्टेंट के साथ सारी बातें सुन ली थी, अगर तुम मुझे वो मेडिसिन दे दोगे तो मैं किसी को भी तुम्हारा सीक्रेट नहीं बताऊंगी और अगर मुझे यहाँ पर कुछ हो गया तो तुम्हारे सारे सीक्रेट्स दुनिया को पता चल जाएंगे।
ईथन कहता है कि मुझे धमकियां देना बंद करो और ये चेक कर लो कि सीक्रेट्स पहले बाहर आएंगे या फिर तुम्हारा बाप पहले इस दुनिया से जाएगा। और रीड्स को वहां से चले जाने को बोलता है तो रीड्स जल्दी से वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम रीड को हॉस्पिटल में देखते हैं जहां पर डॉक्टर बताता है कि तुम भी एक डॉक्टर हो और बहुत अच्छे से जानती हो कि तुम्हारे फादर की क्या कंडीशन है। अगर इनको वो मेडिसिन नहीं मिली तो इनकी डेथ हो जाएगी। और वो फैसला करती है और रात में हम उसे स्ट्रीट में खड़ा हुआ देखते हैं जब उसकी फ्रेंड उसके पास आती है और उसे डैनियल के बारे में बताती है और पूछती है कि क्या तुम सच में उससे मिलना चाहती हो। तो रीड्स बोलती है कि हाँ, उसके लिए मैं कुछ भी करने को रेडी हूँ, क्योंकि ईथन के अलावा डैनियल के पास वो मेडिसिन है जिससे मेरे फादर की जान बच सकती है। और फिर हम ईथन को देखते हैं जो कि अपने असिस्टेंट से पूछता है कि क्या ये इन्फॉर्मेशन ठीक है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। तो असिस्टेंट बताता है कि हाँ बिल्कुल, और ये सब कुछ ली करवा रही है। तो ईथन कहता है कि मैं उसमें ज़रा भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तभी असिस्टेंट बोलता है कि फिर आपके पास एक ही रास्ता है कि आप किसी और को ढूंढ लें ताकि आप ली से पीछा छुड़ा सकें। अब असिस्टेंट गाड़ी से उतरकर चला जाता है और तभी रीड्स उस गाड़ी में आकर बैठ जाती है, ये सोचते हुए कि वो डैनियल की कार है। और ईथन बोलता है कि आप गलत गाड़ी में बैठ गई हैं। तो वो कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ये गलत गाड़ी है, लेकिन जैसे ही ईथन की शक्ल देखती है तो घबरा जाती है और बोलती है कि मैं वाकई ही गलत गाड़ी में बैठ गई हूँ। ईथन बोलता है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा बोल्ड निकली, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी बोल्ड भी हो सकती हो। तो कुछ सेकंड्स थे रीड्स के पास फैसला करने के लिए और वो सोचती है कि डैनियल रिच है लेकिन ईथन उससे भी ज़्यादा रिच है और ये मुझे फ़ायदा दे सकता है। डैनियल को भी तो मुझे सेड्यूस करना था, तो ईथन को क्यों नहीं। और वो ईथन को किस करने लगती है। और तभी ईथन अपने असिस्टेंट की बात को याद करता है जब असिस्टेंट बोल रहा था कि आप अगर ली से पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो आपको किसी और लेडी को ढूंढ लेना चाहिए। तभी रीड्स जैसे ही पीछे हटती है तो ईथन उसको किस करने लगता है, जिसके बाद ईथन उसे अपने रूम में ले आता है और दोनों एक दूसरे के कोट को रिमूव करते हैं और फिर वो बेड पे आ जाते हैं। लेकिन तभी रीड उसे बोलती है कि मुझे अपने फादर के लिए मेडिसिन चाहिए। तो ईथन कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है कि मुझे वो मेडिसिन देनी है या फिर नहीं। कुछ देर सोचने के बाद रीड डिसाइड करती है कि अपने फादर के लिए वो कुछ भी करने को रेडी है, इसीलिए वो ईथन के नोज पर किस करती है और फिर उसके लिप्स पर किस करने लगती है, जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग रीड्स की जैसे ही आंख खुलती है तो ईथन उसके सामने खड़ा था। वो उठकर बैठ जाती है और ईथन उसकी गोद में मेडिसिन फेंकते हुए बोलता है कि ये लो वो मेडिसिन जो कि तुम्हें चाहिए थी। तो रीड्स बोलती है कि सिर्फ 3 बॉक्स। तो ईथन कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैंने कहा था ना कि तुम्हारी परफॉर्मेंस के हिसाब से ही तुम्हें मेडिसिन मिलेगी, नेक्स्ट टाइम अच्छे से ट्राई करना। और ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है, लेकिन जाते वक्त उसके फेस पर स्माइल थी, एक वियर्ड स्माइल। और दूसरी तरफ रीड सोचती है कि चलो कुछ मेडिसिन तो मिली और इससे मैं अपने फादर को बचा तो सकूंगी, और वहाँ से हॉस्पिटल जाती है ताकि अपने फादर से मिल सके। लेकिन रास्ते में ही उसका टकराव होता है ली से, जो कि उसे थप्पड़ मार देती है और सू बोलती है कि यही है वो लड़की जो कि ईथन के साथ थी। तो ली बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मैन को सेड्यूस करने की। तो ये बात सुनते हुए रीड्स बोलती है कि क्या वो तुम्हारा फियांसे है। तो वो कहती है नहीं। तभी वो पूछती है अच्छा फियांसे नहीं है तो क्या तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो। ली इससे भी मना करती है तो रीड्स कहती है कि फिर मैंने गलत कहाँ किया और मैं उसकी मिस्ट्रेस कैसे हो गई। ये कहकर वो वहाँ से जाने ही वाली होती है, लेकिन ली उसे रोकते हुए कहती है कि ज़्यादा ही जुबान चल रही है तुम्हारी, सू ज़रा इसे सबक तो सिखाओ। और सू उसको पकड़कर उसके साथ हाथापाई करने लगती है और तभी रीड्स की सारी मेडिसिन गिर जाती हैं। रीड्स काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और ली के कहने पर सू उसे नीचे ज़मीन पर गिरा देती है और ली हंसते हुए कहती है कि क्या तुम्हारी फैमिली में किसी को इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और उन मेडिसिन को नीचे ज़मीन पर गिराने लगती है। तभी रीड्स रोते हुए बोलती है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, मेरे फादर को इसकी ज़रूरत है, वो मर जाएंगे। लेकिन ली हंसते हुए उसकी सारी बातों को इग्नोर कर देती है और उसके बाद उस मेडिसिन के ऊपर अल्कोहल गिरा देती है, जिसके बाद वो रीड से बोलती है कि जिन लोगों से तुम पंगा लेना अफोर्ड ना कर सको उनसे पंगा नहीं लेना चाहिए, और ये कहते हुए वहाँ से चली जाती है। अब रीड्स कुछ भी नहीं कर पाती और कुछ टाइम के बाद वो ईथन से मिलने के लिए उसके ऑफिस जाती है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट उसे ईथन से नहीं मिलने देती। लेकिन ईथन उसकी आवाज़ सुनते हुए असिस्टेंट से पूछता है कि ये यहाँ पर क्यों आई है, और असिस्टेंट उसको सारी बात बता देता है। ईथन बोलता है कि ली कुछ ज़्यादा ही हद से बढ़ गई है, मेरे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स उससे ख़त्म कर दो, और जहाँ तक सू की बात है तो उसको भी फायर कर दो, दोबारा मेरे ऑफिस में वो नज़र ना आए। असिस्टेंट कहता है कि ये सब हो जाएगा, लेकिन रीड्स का क्या करना है। तो वो कहता है कि इसको वेट करवाओ, मैं अभी इससे नहीं मिलना चाहता।
अब रीड्स कुछ ही देर में असिस्टेंट से मिलती है, लेकिन असिस्टेंट कहता है कि तुम ईथन से नहीं मिल सकती हो। तो वो वहाँ पर खड़ी होकर वेट करने लगती है और कुछ ही देर में वो एक डॉग को देखती है जिसका नाम लूका था। और असिस्टेंट उस पर्सन को बताता है कि इस डॉग का अच्छे से ख्याल रखना क्योंकि ये ईथन का फेवरेट डॉग है। और रीड सोचने लगती है कि कभी कभी इंसान को अपना आप एक डॉग से भी बुरा लगता है, लेकिन फिर उसके दिमाग में एक प्लान आता है और हम असिस्टेंट को देखते हैं जो कि भागते हुए ईथन के पास जाता है और उससे बोलता है कि किसी को काट लिया है डॉग ने, और वो कोई और नहीं बल्कि रीड्स थी। तभी डॉक्टर उसकी बैंडेज करता है ईथन के कहने पर। डॉक्टर के जाने के बाद ईथन रीड से बोलता है कि मेरे डॉग ने आज तक किसी पर अटैक नहीं किया, तो फिर अचानक से तुम पर अटैक क्यों कर दिया। तो रीड्स बहाने बनाने लगती है। तो ईथन उसे कुछ दिखाता है और कहता है कि ये तुम्हारे बैग से गिरा है। तो रीड्स कहती है कि तुम्हें अब मुझ में इंटरेस्ट ही नहीं रहा, तो तुमसे मिलने के लिए मुझे कुछ तो करना था। ईथन उसके पास जाते हुए बोलता है कि तुम बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट हो, और फिर वो रीड्स को किस करने लगता है। दूसरी तरफ हम एरन को देखते हैं जो कि लूका को देख लेता है और सोचता है कि क्या यहाँ पर ईथन है, और रूम के पास जाता है। लेकिन जैसे ही डोर से अंदर देखता है तो साथ में रीड्स को देखकर हैरान रह जाता है और सोचता है कि ये ईथन के साथ क्या कर रही है, और उन दोनों की वीडियो बना लेता है और सोचता है कि तुम दोनों अब बर्बाद होगे। नेक्स्ट मॉर्निंग हम रीड्स को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल अपने फादर से मिलने के लिए जाती है और अपने फादर को बोलती है कि मैं मेडिसिन ले आई हूँ, अब आप बच जाएंगे। तो उसके फादर बोलते हैं कि वो सब तो ठीक है, लेकिन उस मेडिसिन के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए। तो रीड्स के फेस पर एक फीकी से स्माइल आ जाती है और वो बोलती है कि आप फिक्र मत करिए, मैं सब कुछ देख लूंगी, लेकिन मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी। अब रूम से बाहर आने के बाद रीड फ्लैशबैक को याद करती है। जब इंटीमेट होने के बाद ईथन उसे पूछता है कि जो मेडिसिन मैंने दी थी उसका क्या हुआ। तो रीड बोलती है कि वो सारी मेडिसिन ली ने खराब कर दी। तो ईथन कहता है कि क्या तुम उसकी शिकायत कर रही हो मुझसे। तो रीड्स बोलती है कि क्या तुम मेरे लिए स्टैंड लोगे। ईथन खड़े होते हुए कहता है कि मेरे पास इस सब के लिए टाइम नहीं है, और ना ही तुम मेरे लिए इतनी ज़्यादा मैटर करती हो कि मैं तुम्हारे लिए स्टैंड लूँ। और फिर उसे मेडिसिन देते हुए बोलता है कि इससे तुम्हारे फादर का इलाज हो जाएगा, वैसे भी तुमने खुद को इस बार काफ़ी इम्प्रूव किया है, आज के बाद मेरे सामने मत आना क्योंकि मैं तुमसे बोर हो गया हूँ। इसे फ्लैशबैक को याद करते हुए वो आगे बढ़ती है। जब एक गार्ड उसके पास आते हुए बोलता है कि मिस्टर स्टोन आपसे मिलना चाहते हैं, तो वो उस गार्ड की बात सुनकर मिस्टर स्टोन से मिलने के लिए जाती है और एरन और उसकी मदर भी वहाँ पर ही मौजूद होते हैं। वो पूछती है कि आपने मुझे क्यों बुलाया। तो मिस्टर स्टोन कहते हैं कि मैं अभी किसी का वेट कर रहा हूँ, इसलिए चुप रहो। तभी वहाँ पर ईथन भी आ जाता है और रीड्स को देखते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो मिस्टर स्टोन कहते हैं कि क्या तुम जानते हो एक दूसरे को। तो ईथन रीड्स की तरफ देखते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल, हम नाइट स्पेंड कर चुके हैं साथ में। ये बात सुनते हुए सबके ही मुंह बन जाते हैं। मिस्टर स्टोन बोलते हैं कि क्या बोल रहे हो, तुम्हें पता भी है। तो ईथन कहता है कि क्या मैं सेकंड टाइम ये बात बोलूं। और एरन की मदर रीड्स के बारे में बुरा बोलने लगती हैं और तभी मिस्टर स्टोन खड़े होते हैं और जाकर ईथन को थप्पड़ मारते हुए बोलते हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम जानते हो कि ये तुम्हारे नेफ्यू की लेडी है। तभी वो कहता है कि एक दफ़ा इसने मेरे साथ नाइट गुजार ली तो उसके बाद से ये मेरी लेडी है। अब मिस्टर स्टोन डिसाइड करते हैं कि जो प्रोजेक्ट पहले ईथन हैंडल कर रहा था वो सारे प्रोजेक्ट एरन हैंडल करेगा। इस पर एरन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और ईथन बोलता है कि यही तो तुम चाहते थे। और रीड्स मिस्टर स्टोन को बताने लगती है कि मेरा एरन से बहुत पहले से ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन वो उसको ही बुरा भला बोलने लगते हैं। तो ईथन कहता है कि मैंने ही इसको फोर्स किया था, आप इसको ब्लेम नहीं कर सकते हैं। और इसके साथ ही वो ये भी बोलता है कि मुझे दूसरों की चीज़ों पर कब्जा करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, ये तो आपको पता ही होगा। और रीड सोचने लगती है कि मैंने इसको प्रोवोक किया था, ये मुझे बचा क्यों रहा है। अब मिस्टर स्टोन रीड से बोलते हैं कि मुझे तुमसे प्राइवेट में कोई बात करनी है। तो ईथन कहता है कि ऐसी कौन सी बात है जो यहाँ पर नहीं हो सकती। तो मिस्टर स्टोन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और फिर रीड से बोलते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ क्योंकि तुम्हारी यहाँ पर दाल नहीं गलने वाली। ईथन की फियांसे बहुत जल्द ली बनने वाली है, तुम्हारे जैसी लड़की को हम अपनी बहू नहीं बनाएंगे। तो रीड को भी गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है कि चाहे एरन हो या फिर ईथन, मैं किसी में भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मेरे पास और भी बहुत से काम है करने को, इसीलिए मुझे यहाँ से चलना चाहिए। और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी मिस्टर स्टोन कहते हैं कि तुम्हें तो बोलने की भी तमीज़ नहीं है, तुम्हें कौन ही अपनाएगा। तो ईथन कहता है कि वो हमारी फैमिली में वैसे भी इंटरेस्टेड नहीं है, आप क्यों फिक्र कर रहे हैं कि वो हमारी फैमिली में आएगी। और इसके साथ ही वो मिस्टर स्टोन को ये भी कह देता है कि वो ली से शादी नहीं करेगा क्योंकि वो उसके टाइप की नहीं है। तो मिस्टर स्टोन कहते हैं कि इसका फैसला तुम नहीं कर सकते हो,
जिसके बाद मिस्टर स्टोन वहाँ से चले जाते हैं और हम ईथन को देखते हैं जो कि एरन से बोलता है कि तुम मेरे पीठ पीछे प्लान्स बना रहे हो, तुम जानते हो कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। तो एरन उससे माफ़ी मांगता है और तभी ईथन कहता है कि दोबारा ऐसा करने के बारे में सोचना भी नहीं और उसे धमकाते हुए वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम रीड्स को देखते हैं जो कि स्ट्रीट पर चल रही थी और रोड पर चलते हुए सोचती है कि मैं दोनों में से किसी को भी चूज नहीं करना चाहती हूँ और ना ही मुझे उनकी ज़रूरत है। तभी पास से ईथन की गाड़ी गुजरती है और असिस्टेंट ईथन से बोलता है कि क्या आप मिस रीड को देखना चाहते हैं या फिर उन्हें गाड़ी में बिठाना चाहते हैं। तो ईथन बोलता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है। तो असिस्टेंट कहता है कि अगर आप उसे अपनी साइड पर रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। इस पर ईथन रिप्लाई करता है कि मेरे जैसे पर्सन की कोई भी वीकनेस नहीं होनी चाहिए। अब हम रीड को देखते हैं जो कि आकर गाड़ी के शीशे पर नॉक करते हुए ईथन से बोलती है कि आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं। इस पर ईथन कहता है कि ये रोड क्या तुम्हारी है जो मैं इसके ऊपर चल भी नहीं सकता। तो वो बोलने लगती है कि मेरा आपसे या ली से कोई लेना देना नहीं है, आप अपनी एंगेजमेंट को डिसकंटिन्यू मत करें। तो ईथन बोलता है कि क्या तुम जेलस हो रही हो। तब भी वो कहती है कि मैं आपसे जेलस क्यों होंगी, हम कपल थोड़ी हैं। अब ईथन असिस्टेंट को गाड़ी से उतरने को बोलता है और फिर दरवाजा खोलते हुए रीड्स को गाड़ी में बिठा लेता है और उसे किस करने लगता है। लेकिन तभी वो बताती है कि वो आजकल ठीक फील नहीं कर रही। तो वो बोलता है कि हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए और उसे लेकर हॉस्पिटल जाता है जहाँ पर डॉक्टर बताती है कि अच्छी डाइट ना लेने की वजह से आपकी तबीयत खराब है और वो रिपोर्ट्स लेकर वहाँ से चली जाती है और उन्हें वहाँ पर ली देख लेती है और वो डॉक्टर के पास आती है अपनी मदर की रिपोर्ट्स लेने के लिए। और तभी डॉक्टर बोलती है कि मैंने गलती से मिस रीड्स को आपकी रिपोर्ट दे दी, मिस रीड्स प्रेग्नेंट हैं। और ली कहती है कि मैं उसको जानती हूँ, आप उसकी रिपोर्ट मुझे दे दें, मैं अपनी मदर की रिपोर्ट उससे ले लूँगी। अब गाड़ी में बैठे हुए रीड्स ईथन से पूछती है कि अगर मैं सच में प्रेग्नेंट हुई तो क्या होगा। तो ईथन कहता है कि मेरी ज़िंदगी में अगर मगर कुछ भी नहीं होता, जो होता है वो क्लियर होता है और मैं तुम्हें क्लियर बता चुका हूँ कि मुझे बेबीज नहीं चाहिए। तो रीड्स वहाँ से उतरकर अपने रूम में आ जाती है जहाँ पर उसकी फ्रेंड शाओ से बोलती है कि आखिर ये कौन था, क्या ईथन स्टोन? ये अपनी फैमिली का इलीगिमेट सन है। इसके फादर मिस्टर स्टोन किसी लड़की को पसंद करते थे और उस लड़की के साथ उन्होंने वन नाइट स्टैंड किया। वो लड़की एक हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी और उसके बाद ही ईथन स्टोन इस दुनिया में आया। तभी रीड्स को ये बात समझ आती है कि वो मिस्टर स्टोन से इतनी ज़्यादा नफरत क्यों करता है। और दूसरी तरफ हम ईथन को देखते हैं जो कि एरन से बोलता है कि सारे प्रोजेक्ट्स तुम देख सकते हो। तो एरन कहता है कि सब कुछ मैं कैसे देखूंगा। तो ईथन कहता है कि मिस्टर स्टोन ने जिम्मेदारी तुम्हें दी है तो तुम्हें ही देखना होगा। इसके बाद असिस्टेंट ईथन के पास आते हुए बोलता है कि उसकी वाइफ कंसीव कर चुकी है और उसकी डिलीवरी के लिए उसे छुट्टी चाहिए। तो ईथन उसे छुट्टी दे देता है और तभी असिस्टेंट बोलता है कि कभी आपके भी बेबीज होंगे। तो ईथन रीड्स की बातों को याद करता है और फिर पूछता है कि रीड्स के फादर कैसे हैं। तो असिस्टेंट बोलता है कि वो ठीक हैं, बहुत जल्द उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है ली पर जो कि एरन से मिलने के लिए जाती है और बोलती है कि मैं यहाँ पर आज तुमसे ही मिलने के लिए आई हूँ। तो एरन कहता है कि क्या बात करनी है आपको। तो वो कहती है कि तुम जानते हो कि मेरी ईथन से एंगेजमेंट होने वाली है तो मुझे कोई भी इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। और एरन समझ जाता है कि वो रीड्स के बारे में बात कर रही है। अब उसे तो अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना था किसी भी सूरत में ताकि वो मिस्टर स्टोन के दिल में जगह बना सके। तो वो ली से प्रॉमिस करता है कि वो ईथन और रीड्स की वीडियो उसको दे देगा। और ली हंसते हुए बोलती है कि तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हें क्या करना है और किस में तुम्हारा फ़ायदा है। इसके बाद हम ईथन को देखते हैं जो कि रीड्स के घर जाता है और डोर नॉक होने पर रीड्स जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो सामने ईथन को देखकर सोचती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। लेकिन उसके अंदर आने का कहने के बगैर ही ईथन अंदर आ जाता है और तभी रीड्स बोलती है तुम्हें अंदर आने को किसने बोला, बाहर चलो। और दूसरी तरफ शाओ पूछने लगती है कि कौन आया है। तो वो झूठ बोल देती है कि डिलीवरी गाय। लेकिन जैसे ही उसे ये लगता है कि शाओ बाहर आकर ईथन को देख लेगी तो वो ईथन को जल्दी से लेकर अपने रूम में चली जाती है और शाओ से बोलती है कि मैं कपड़े चेंज कर लूँ उसके बाद बाहर आऊँगी। और ईथन ये सब देखते हुए बोलता है कि क्या मैं इतना ज़्यादा शेमलेस हूँ कि तुम्हें मुझे छुपाना पड़े। तो वो बोलती है आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं, आपको मुझसे क्या काम। तो ईथन उसके क्लोज आ जाता है और रीड्स बोलती है कि जब आपका मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं होता तो आप मुझे जाने को बोलते हैं और जब आपको लगता है कि आपको मुझ में इंटरेस्ट है तो आप मेरे पास आ जाते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है। अब ऐसा तो नहीं है कि आपके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स आ गई हों। तो ईथन कहता है कि ऐसा भी तो हो सकता है। अब ईथन उससे कहता है कि मैं अब्रॉड जा रहा हूँ एक बिजनेस ट्रिप के लिए और जब मैं वापस आऊँगा तो मैं तुम्हें बताऊँगा कि मेरा तुमसे क्या रिलेशन है। ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है और बाहर शाओ हैरान होकर उसको देखती है लेकिन वो कुछ भी बोल नहीं पाती।
नेक्स्ट डे हम रीड्स को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल जाती है और अपने फादर से बातें कर रही थी और उनको राउंड भी करवा रही होती है कि तभी वहाँ पर सू और ली आ जाती हैं और वो दोनों ही रीड्स के बारे में बुरा भला बोलने लगती हैं। तभी सू जैसे ही रीड्स के कैरेक्टर के बारे में बात करती है तो उसके फादर को इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो खड़े होकर सू को थप्पड़ मार देते हैं और सू बोलती है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की, और उनको धक्का देती है, लेकिन रीड्स उनको गिरने से बचा लेती है। और फिर ली बोलती है कि बहुत ही प्राउड है ना आपको अपनी इस बेटी पर, तो मैं आपको इसकी हरकतें बताती हूँ। और फिर वो सारी पिक्चर्स जो कि अभी डेवलप करवा कर लाई थी वो वहाँ पर फेंक देती है और सभी लोग उन पिक्चर्स को देखकर रीड्स के बारे में बातें करने लगते हैं। अब ली और सू तो वहाँ से चले जाते हैं जब रीड्स बोलती है कि फादर मुझे माफ़ कर दें, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, मैं एक अच्छी बेटी नहीं हूँ। तो उसके फादर बोलते हैं कि मैंने तुम्हें इतना बर्डनाइज कर दिया कि तुम्हें ये सब कुछ करना पड़ा, मैं एक अच्छा फादर नहीं हूँ। और उसके फादर की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब होने लगती है कि तभी उसके फादर की डेथ हो जाती है। और फिर हम रीड्स को देखते हैं उसके फादर की ग्रेव पर। अब तभी ली वहाँ पर आती है अपने गार्ड्स के साथ। ली को देखते हुए रीड्स काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और उससे बोलती है कि तुमने मेरे साथ ये सब कुछ क्यों किया, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं ईथन की ज़िंदगी से चली जाऊंगी, मेरे फादर ठीक हो गए थे, लेकिन तुम्हारी वजह से सब कुछ खराब हो गया। तो ली बोलती है मेरी वजह से सब कुछ खराब हुआ, प्रेग्नेंट तुम हो और तुम बोल रही हो कि मेरी वजह से सब कुछ खराब हो गया। और फिर वो रीड्स की तरफ बढ़ने लगती है जो कि नीचे ज़मीन पर गिरी हुई थी। तो रीड्स डर जाती है और बोलती है कि तुम क्या करना चाहती हो। तो ली कहती है कि मैं चाहती हूँ कि ये बेबी मर जाए और आज यहाँ पर जो तुम्हारे साथ हो रहा है इसमें सारा कसूर सिर्फ ईथन का है। और रीड्स को बुरी तरह मारते हुए ली वहाँ से चली जाती है। अब हमारा सीन वापस हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है जहाँ वो सारे फ्लैशबैक को याद करते हुए सोचती है कि रोज़ ही मुझे ये सारी बातें याद आती हैं और मैं अब कभी भी नहीं सोच सकती कि मैं ईथन के पास वापस जाऊंगी या कभी उसे ज़िंदगी में देखूं भी। और तभी ईथन को देखते हुए रीड्स बोलती है कि मुझे नहीं लगता आपको यहाँ पर आना चाहिए था, वैसे भी मेरे वर्किंग आवर्स चल रहे हैं तो मेरे ड्यूटी टाइम में मेरे पास आकर मुझे तंग मत करें, मैं जब फ्री हो जाऊंगी तो आपसे बात कर लूंगी, आपको जो भी बात करनी है, इसीलिए मुझे डिस्टर्ब मत करें इस वक्त। तभी वहाँ पर एक पेशेंट आ जाता है जो कि बताता है कि उसने वायग्रा पिल्स ली थी जिसके बाद उसे बहुत ज़्यादा पेन है। और रीड्स उसका चेकअप करने ही वाली होती है कि ईथन उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाता है डायरेक्टर ऑफिस की तरफ। और बाहर डैनियल भी खड़ा था, वो भी उसके साथ ही डायरेक्टर ऑफिस जाता है। और डायरेक्टर जैसे ही वहाँ पर आता है तो ईथन से बोलता है कि ये डॉक्टर बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और कुछ टाइम पहले ही अब्रॉड से वापस आई है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं। तो ईथन कहता है कि इसको किसी दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट करो, ये यहाँ पर काम नहीं करेगी। तो डैनियल बोलता है कि ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, फीमेल डॉक्टर का इस डिपार्टमेंट में होना थोड़ा सा अनसेटिस्फाइड है। ये बात सुनते हुए रीड्स बोलती है कि आप मेरी मेडिकल स्किल्स पर ऐसे क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, अगर आपको यही लगता है कि मैं इनकम्पिटेंट हूँ तो आप मेरा टेस्ट ले सकते हैं, बल्कि ईथन मैं आपका टेस्ट कर सकती हूँ और आपको बता सकती हूँ कि आप कितने कम्पिटेंट हैं। तो ईथन उसका हाथ पकड़ते हुए उसे अपने पास बिठाता है और बोलता है कि मैं कितना कम्पिटेंट हूँ और मैं क्या क्या कर सकता हूँ, ये तो तुम्हें 5 साल पहले पता चल गया होगा ना। तो रीड कहती है कि शायद हमें प्राइवेट में जाकर कुछ बात करनी चाहिए और ईथन उसके साथ बाहर चला जाता है और डॉक्टर डैनियल से पूछने लगता है कि ये सब क्या है। तो डैनियल कहता है कि वो मिसेस स्टोन है, इसीलिए समझ जाओ कि क्या हो रहा है। दूसरी तरफ जाते हुए रीड्स ईथन से बोलती है कि क्या हमारे बीच जो भी है तुम्हें पब्लिक में बताना ज़रूरी है। ईथन कहता है कि क्या मेरे साथ रहना तुम्हारे लिए शेमलेस है। तो वो कहती है कि नहीं, मेरे लिए वो सब डर्टी था, मैंने अपने फ़ायदे के लिए ट्रांजैक्शन की, जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया और जो तुम्हें चाहिए था वो तुम्हें मिल गया, इसके बारे में तुम पब्लिक को क्या ही बताना चाहते हो। और इसके साथ ही वो बोलती है कि मैं आपके साथ कोई कनेक्शन नहीं रखना चाहती और वहाँ से चली जाती है। और उसके जाने के बाद वहाँ पर डैनियल आता है जो कि ईथन से बोलता है कि ये क्या करना चाहती है, क्या आप तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। वापस घर जाते हुए रीड्स शाओ से बात करती है तो शाओ बोलती है कि तुमने क्या सोचा। तो रीड्स कहती है कि मुझे अब उससे कोई भी कनेक्शन नहीं रखना। तभी रीड्स को उसकी आंट की कॉल आती है जो कि उसे बोलती है कि मैं तुम्हें लियो से मिलवाना चाहती हूँ, वो एक अच्छा पर्सन है और मुझे लगता है कि तुम्हें उसके साथ ब्लाइंड डेट पर जाना चाहिए। तो तभी वो उसके लिए मान जाती है और फिर शाओ को बोलती है कि 5 साल पहले अगर मेरी आंट ने मुझे अब्रॉड ना भेजा होता तो आज मैं स्टेज पर ना होती। और नेक्स्ट डे ही अपनी आंट के कहने पर लियो से मिलने के लिए जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर ईथन भी आ जाता है। तो लियो के फादर बोलते हैं कि मैं अभी ईथन स्टोन से मिलकर आता हूँ क्योंकि हम उनके साथ बिडिंग करने वाले हैं एक प्रोजेक्ट पर। अब लियो के फादर जैसे ही ईथन से मिलने के लिए जाते हैं तो ईथन की नज़र रीड्स पर पड़ती है और वो असिस्टेंट से पूछता है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। असिस्टेंट बताता है कि ये ब्लाइंड डेट पर आई है, शायद इसके फैमिली लियो और रीड्स की शादी करवाना चाहते हैं।
तो ईथन रीड्स की तरफ आ जाता है और तभी लियो के फादर बोलते हैं कि क्या आप हमें डिनर में ज्वाइन करना चाहेंगे। तो ईथन कहता है कि हाँ बिल्कुल। और नेक्स्ट सीन में हम उन्हें डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ पर लियो के फैमिली ईथन को रीड से इंट्रोड्यूस करवाती है। तो रीड्स उसे बोलती है हेलो अंकल। तो लियो की मदर बोलती है कि ईथन इतना ज्यादा यंग है, तुम इसे अंकल कैसे बोल सकती हो। तो वो बोलती है मुझे तो लगा कि ये ओल्ड है। और तभी लियो की मदर पूछने लगती है कि ईथन क्या अभी भी तुम सिंगल हो। तो वो कहता है हाँ बिल्कुल। और रीड्स हैरान होते हुए सोचती है कि क्या इसने ली से शादी नहीं की। और फिर ईथन बोलता है कि 5 साल पहले मैंने शादी करने के बारे में सोचा था, लेकिन वो बेवकूफ लड़की बिना कुछ बोले चली गई। अब रीड्स काफी ज्यादा परेशान होती है और बोलती है कि ठीक है मैं अभी आती हूँ, मुझे वॉशरूम जाना है। और उठकर जल्दी से वॉशरूम चली जाती है। और जैसे ही वॉशरूम से बाहर निकलती है तो ईथन उसका हाथ पकड़ते हुए उसे वॉल के साथ पिन कर देता है और उसे बोलता है कि क्या कहा तुमने मुझे अंकल, क्या मैं तुम्हें इतना ज्यादा बुरा दिखता हूँ। तो वो कहती है हाँ बिल्कुल, अच्छे खासे एज के तो हो। तभी ईथन कहता है कि आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारी ब्लाइंड डेट खराब कर दी। तो रीड्स हैरान होते हुए बोलती है कि तुमने क्या किया। तो कहता है मैंने सबको बता दिया कि तुम्हारा और मेरा क्या रिलेशन है और 5 साल पहले क्या हुआ था। ईथन की बात सुनते हुए रीड्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे धक्का देते हुए बोलती है कि आखिर तुम क्या चाहते हो, क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हुए हो। अगर मुझे यूज करना चाहते हो तो कर लो, लेकिन उसके बाद मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए दफा हो जाओ। ये बात सुनते हुए ईथन कहता है कि क्या तुम मुझे इतना ज्यादा हेट करती हो। तो वो बोलती है कि क्या मुझे तुम्हें लव करना चाहिए, तुम्हारी वजह से मेरे फादर की डेथ हो गई, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मुझे छुपने के लिए अब्रॉड जाना पड़ा और तुम्हें लगता है कि अभी भी मुझे तुम्हें हेट नहीं करना चाहिए। तो ईथन कहता है कि मैं तो अब्रॉड था और मुझे इस सब के बारे में कुछ पता ही नहीं था। जब मैं वापस आया तो मुझे पता चला कि तुम्हारे फादर की डेथ हो चुकी है और ली ने तुम्हारे साथ क्या किया, लेकिन इस सब में मेरा कोई भी कसूर नहीं था और मैंने कुछ भी नहीं किया। तो रीड्स बोलती है कि अगर इसमें तुम्हारा कसूर नहीं था तो फिर उन पिक्चर्स में सिर्फ मेरा फेस क्यों था, तुम्हारा फेस क्यों नहीं। ईथन उसे समझाता है कि ली और एरन मिले हुए थे, लेकिन रीड्स बोलती है कि मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है और तुम्हें लगता है कि अगर मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लूं तो ठीक है, लेकिन फिर भी आज के बाद हमारा एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। जिसके बाद रीड्स वहां से जाने ही वाली होती है, लेकिन ईथन उसका हाथ पकड़कर उसे रोकता है और फिर उसे हक कर लेता है, लेकिन रीड्स उसे धक्का देती है और तभी वहां पर लियो आ जाता है और उनको सॉरी करता है। लेकिन रीड्स कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा कि तुम सोच रहे हो, तुम जानते हो कि मैं एक सर्जन हूँ और ये यहाँ पर मुझसे मेडिसिन लेने के लिए ही आया था। और फिर लियो का हाथ पकड़कर वहां से ले जाती है और उसे सॉरी करती है। तो लियो बोलता है कि क्या तुम मुझे डायरेक्टली रिजेक्ट करने वाली हो। ये बात सुनते हुए रीड्स बोलती है कि क्या तुम्हें ईथन ने कुछ भी नहीं बताया। तो लियो कहता है कि हाँ, उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया, लेकिन मैंने गेस कर लिया कि तुम दोनों रिलेशनशिप में हो। ये बात सुनते हुए रीड्स कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों बस एक दूसरे को जानते हैं। अब लियो बोलता है मतलब मेरे पास अभी चांस है। तो रीड्स कहती है कि हाँ तुम्हारे पास अभी चांस है और सोचती है कि टाइम आ गया है कि मैं एक नई जिंदगी शुरू कर सकूं। अब तभी रीड्स उसे बोलती है कि क्या तुम मुझे घर तक लिफ्ट दे सकते हो। तो लियो कहता है क्यों नहीं और उसे लेकर गाड़ी में बैठकर वहां से चला जाता है। और हम ईथन को देखते हैं जो कि अपनी गाड़ी में बैठकर ये सब कुछ देखता है और असिस्टेंट उसे बोलता है कि शायद आपको सब किस्मत पर छोड़ देना चाहिए। तो वो बोलता है कि मैं कुछ भी किस्मत पर छोड़ने वाला इंसान नहीं हूँ, जो मेरा है वो मुझे मिलकर ही रहेगा। और जरा इस लियो के बैकग्राउंड का तो पता करो कि आखिर वो किस बैकग्राउंड से है। नेक्स्ट मॉर्निंग ही हम ईथन को देखते हैं जो कि रीड्स के पास हॉस्पिटल जाता है और वो किसी पेशेंट को चेक कर रही थी। अब वहां पर जाकर वो बैठ जाता है। तो रीड्स बोलती है कि आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं। ईथन कहता है कि मैं भी आपका पेशेंट हूँ और अपना कोट उतारता है। तभी वो बोलती है कि मेरे साथ बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। तभी ईथन उसे अपनी चोट दिखाता है और कहता है कि मैं पेशेंट हूँ आपका, तो आप मुझे ट्रीट करेंगी ना। तभी रीड्स उसके मेडिसिन लगाने लगती है और बोलती है कि मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है, आपको ये चोट कैसे लगी। तो वो बताता है कि मिस्टर स्टोन की वजह से, लेकिन क्या तुम्हें बुरा फील हो रहा है मेरे लिए। रीड्स कहती है कि तुम इतने बड़े इंसान हो, मुझे तुमसे आखिर क्यों ही सॉरी फील होगा। तो ये बात सुनते हुए ईथन कहता है कि क्या तुम बार बार मेरी एज बीच में ले आती हो। इतने में नर्स वहां पर आती है उसके लिए बुके लेकर और कहती है कि किसी हैंडसम पर्सन ने आपके लिए भेजा है। रीड्स उस बुके को पकड़ लेती है और फिर ईथन से कहती है कि मैंने मेडिसिन अप्लाई कर दी है, तुम यहाँ से जा सकते हो। और ईथन रीड्स से बोलता है कि क्या ये सब तुम्हें लियो भेज रहा है। तो वो कहती है हाँ बिल्कुल, और जरा रिस्पेक्ट से उसका नाम लो। तो ईथन बोलता है कि उसने एक प्लान के तहत तुम्हें फॉलो किया है और तुम्हें अप्रोच भी किया है, उसका ली से कनेक्शन है और वो ली से जब एंगेजमेंट नहीं कर पाया तो उसने अब तुम्हें अप्रोच किया। वो तुम्हारे बारे में सब कुछ सर्च कर चुका है और मुझे तो लगता है कि अभी भी उसका ली से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। तो रीड बोलती है कि मैं जरूर उससे कंफर्म कर लूंगी। ये बात सुनते हुए ईथन कहता है तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, तुम्हें क्या लगता है कि तुम ली से जाके ये सब कुछ पूछोगी या लियो से जाकर पूछोगी तो वो तुम्हें बता देंगे।
तुम्हें उनकी बात पर यकीन है और मेरी बात पर नहीं। तो रीड्स कहती है हाँ मुझे यकीन नहीं है तुम्हारी बात पर, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तो ईथन बोलता है इसका मतलब है तुम लियो को हस्बैंड बोलने वाली हो कुछ ही टाइम में। तो रीड्स कहती है कि हाँ बिल्कुल, अगर सब ठीक रहा तो मैं तुम्हें अपनी वेडिंग पर जरूर बुलाऊंगी। ये बात सुनते हुए तो ईथन का गुस्सा सातवें आसमान पर चला जाता है और बुके लेकर वो दूर फेंक देता है। और इसके बाद ईथन उसे बोलता है कि ठीक है, फिर मैं भी देखता हूँ कि लियो तुम्हारे साथ कितना सिंसियर है। और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। और नेक्स्ट मॉर्निंग हम उसे देखते हैं कि वो लियो से मिलने के लिए जाती है और लियो से पूछती है कि क्या तुम्हारी ली से एंगेजमेंट हो चुकी थी। तो वो कहता है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन मैंने वो एंगेजमेंट खत्म कर दी क्योंकि वो सिर्फ एक बिजनेस एंगेजमेंट थी। तो वो बोलती है मैं तो तुम्हें कोई भी बेनिफिट नहीं दे सकती, फिर तुम क्यों चाहते हो मुझसे शादी करना। ये बात सुनते हुए लियो बोलता है कि क्या शादी में सिर्फ बेनिफिट जरूरी है, मुझे तुम अच्छी लगी हो। ये बात सुनते हुए रीड सोचने लगती है कि आखिर मैं इसे क्या ही बेनिफिट दूंगी, शायद मैंने इसके बारे में गलत सोच लिया। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग वो अपने क्लिनिक में ही होती है कि उसे कॉल करके बताया जाता है कि लियो को बुरी तरह से मारा गया है स्टोन कंपनी की तरफ से, तुम्हें जाकर उसकी हेल्प करनी होगी। तो रीड्स अपनी ऑफिस से निकलती है और सोचती है कि आखिर तुम बार बार मेरी जिंदगी में मुश्किलें क्यों क्रिएट कर रहे हो ईथन। और वो एक रूम के बाहर पहुंचकर अंदर एंटर करने ही वाली होती है कि गार्ड्स उसको रोक लेते हैं और उससे इनविटेशन मांगते हैं, लेकिन उसके पास तो इनविटेशन था ही नहीं। इतने में वहाँ पर डैनियल आ जाता है जो कि गार्ड्स को बोलता है कि क्या तुम लोग नहीं जानते हो ये कौन है, ये मिसेस स्टोन है, इनसे तमीज से बात करो क्योंकि ये ईथन की होने वाली वाइफ है। और फिर खुद को भी इंट्रोड्यूस करवाता है रीड से, लेकिन रीड बोलती है कि मैं तुम्हें जानती हूँ, हॉस्पिटल आए थे तुम चेकअप करवाने के लिए। तो वो कहता है ये यहाँ पर बताना जरूरी है क्या। तभी रीड कहती है कि मुझे मिसेस स्टोन बोलना बंद करो क्योंकि मेरा ईथन से कोई रिलेशन नहीं है। तभी वो बोलता है फिर आप यहाँ पर क्यों आई हैं। तो वो कहती है ईथन स्टोन से मिलने के लिए। ये कहकर वो अंदर चली जाती है और डैनियल सोचने लगता है कि लड़की थोड़ी सी पागल है क्या, इसका ईथन से कोई रिलेशन नहीं है लेकिन यहाँ पर उसी को ढूंढते हुए आई है, ये चाहती क्या है। और फिर वो भी रीड्स के पीछे ही जाता है। और दूसरी तरफ हम लियो को देखते हैं जो कि ईथन के सामने खड़ा था और उसके ऊपर इल्जाम लगता है कि उसने उस प्रोजेक्ट को प्लेजराइज किया है। तो वो कहता है कि मैंने कोई भी डिजाइन प्लेजराइज नहीं किया। तभी ईथन कहता है कि इसको तुम जरा एक्सप्लेन तो करो, कोई प्रूफ दो। अब वो प्रूफ देने लगता है और दूसरी कंपनी पर ही इल्जाम लगा देता है जब उस कंपनी का सीईओ उसके ऊपर हाथ उठाता है। लियो जमीन पर गिर जाता है और वहीं पर रीड्स भी आ जाती है। तो लियो के मुंह से ब्लड आने लगता है और रीड्स बोलती है कि क्या हो गया, तुम्हें किसने मारा। और दूसरी तरफ वो सीईओ सोचने लगता है कि मैंने तो बस इसे टच किया था, इसे इतनी ज्यादा चोट कैसे लग सकती है। ईथन आगे बढ़ते हुए बोलता है कि मैंने इसको मारा है, क्या कर लोगी, क्या तुम भी मुझे थप्पड़ मारोगी। तो वो खड़े होते हुए उसको थप्पड़ मार देती है और सब लोग सोचने लगते हैं कि अब इस लड़की की खैर नहीं, ईथन इसे छोड़ेगा नहीं। और दूसरी तरफ वो पर्सन बोलता है कि तुम्हें पूरी स्टोरी भी नहीं पता, लियो ने मेरे डॉक्यूमेंट्स को प्लेजराइज किया, मेरे डिजाइन को प्लेजराइज करने के बाद वो प्रूफ भी नहीं दे रहा था। और जैसे ही मुझे गुस्सा आ गया तो मैंने उस पर हाथ उठा दिया। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम ईथन पर हाथ उठाओ। लेकिन ईथन उसे कुछ भी नहीं बोलता है। और तभी लियो सबके सामने बेचारा बनते हुए अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाता है और बताता है कि मैंने कुछ भी प्लेजराइज नहीं किया। तो ईथन कहता है कि तुम इतने ज्यादा ड्रामे क्यों कर रहे हो। ये बात सुनते हुए रीड्स बोलती है कि अगर तुम इन डॉक्यूमेंट से सेटिस्फाइड नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम लियो से ऐसे बात नहीं कर सकते। ईथन बोलता है कि तुम इसकी इतनी ज्यादा फिक्र क्यों कर रही हो, क्या लगता है ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो वो बोलती है कि हाँ बिल्कुल, ये मेरा बॉयफ्रेंड है और तुम इसे कुछ भी नहीं कह सकते। ये कहते हुए वो लियो का हाथ पकड़कर वहां से ले जाती है, लेकिन जाते हुए लियो एक इवल स्माइल देता है ईथन को और ईथन अपने गुस्से को कंट्रोल करने लगता है। और उनके जाने के बाद डैनियल बोलता है कि ये लियो क्या चीज है। सबसे पहले तो उसने सबके सामने ड्रामा किया ताकि उसके ओपोनेंट को गुस्सा आ जाए और वो उस पर हाथ उठाए, और उसके बाद उसने ऐसे प्रिटेंड किया कि जैसे वो बहुत ज्यादा इंजर्ड है। क्या वो सिंपैथी हासिल करना चाहता है, तुम्हें भी यही तरीका अपनाना चाहिए। तो ये बात सुनते हुए ईथन बोलता है कि मैं इतना भी गिरा हुआ नहीं हूँ कि ऐसे घटिया तरीके अपनाऊं किसी की सिंपैथी हासिल करने के लिए। जिसके बाद वो वहां से जाने वाला होता है कि डैनियल कहता है कहाँ जा रहे हो, अभी मीटिंग एंड नहीं हुई। तो ईथन बोलता है मेरा कोई मूड नहीं है, मीटिंग अटेंड करने का बाद में देखते हैं। और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लियो को देखते हैं जो कि रीड्स के साथ उसके घर पर होता है और रीड्स उसके मेडिसिन लगाती है और बोलती है कि बहुत जल्द तुम ठीक हो जाओगे। तभी उसका हाथ पकड़ते हुए लियो बोलता है कि फाइनली आज से मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। तो वो कहती है कि वो तो बस ऐसा ही मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए बोल दिया था, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं। तो लियो कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। और फिर से वो रीड्स के सामने बेचारा बनने की एक्टिंग करने लगता है और बोलता है कि उसे ये प्रोजेक्ट हर हाल में चाहिए। तभी रीड्स कुछ सोचते हुए ईथन से मिलने के लिए जाती है और उससे अपोलोजाइज करती है जो भी उसने किया और कहती है कि प्लीज लियो से ये प्रोजेक्ट मत छीनना। तभी ईथन कहता है कि तुम्हें उसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है, इतना भी अच्छा नहीं है वो।
तो रीड्स बोलती है कि कम से कम तुमसे तो बहुत ही बेहतर है जिसे अपनी फैमिली की फिक्र है। तो ईथन कहता है कि क्या तुम मुझे ये बताना चाहती हो कि मैं अपनी फैमिली का इलिजिमेट सन हूँ। तो रीड चुप कर जाती है और कहती है कि मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। तभी उसे एक कॉल आती है और डीन बोलते हैं कि तुम्हें अभी हॉस्पिटल आना होगा, कोई इमरजेंसी हो गई है। किसी पेशेंट ने उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट फाइल कर दी थी। अब ईथन गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए उससे कहता है कि गाड़ी में बैठ जाओ, इस टाइम तो तुम्हें कैब भी नहीं मिलेगी कि तुम हॉस्पिटल जा सको, मैं तुम्हें हॉस्पिटल तक ड्रॉप कर देता हूँ। रीड कुछ देर सोचती है और फिर वो गाड़ी में बैठ जाती है और ईथन उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ पर हम पेशेंट और उसकी मदर को देखते हैं। और मदर बहुत ही ज्यादा चिल्ला रही थी कि कहाँ पर है वो डॉक्टर, उसने जो मेडिसिन दी उसकी मेडिसिन की वजह से मेरे बेटे की तबीयत खराब हो गई है। तभी रीड और ईथन भी वहाँ पर आ जाते हैं और रीड बोलती है कि आखिर क्या हुआ। तो वो लेडी बोलती है कि तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम्हें अपने पेशेंट को कैसी मेडिसिन देनी चाहिए अगर मेरे बेटे को कुछ हो जाता तो। अब रीड कहती है कि मुझे एक दफा चेक तो करने दें कि आखिर हुआ क्या है। और वो जैसे ही बच्चे की तरफ जाती है तो उसकी मदर उसे धक्का देते हुए बोलती है कि मेरे बेटे को टच भी मत करना। तभी ईथन कहता है कि आप चाहती हैं कि आपके बेटे को चेक भी ना किया जाए और हम आपकी बात भी मान लें, आप क्या हमसे पैसे मांगना चाहती हैं ताकि हम आपको चुप करवा दें। तो वो लेडी चुप कर जाती है और फिर बोलती है कि मेरे ऊपर इल्जाम मत लगाओ, लेकिन मैं इस डॉक्टर को तो यहाँ पर नहीं रहने दूंगी। तो रीड्स कहती है कि मुझे चेकअप करने दें और मुझे इस बच्चे से पूछने दें कि इसने मेडिसिन के अलावा और क्या खाया था। तो वो बच्चा कुछ बोलने ही वाला होता है कि उसकी मदर के एक दफा घूरने पर ही वो कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं खाया। तभी ईथन आगे बढ़ता है और उस बच्चे से बोलता है कि अगर तुम झूठ बोलोगे तो रात में तुम्हारी जुबान कट जाएगी और मैं काटूंगा वो। रीड्स कहती है कि छोटे बच्चे को मत डराओ, लेकिन वो बच्चा बता देता है कि मैंने एक्सपायर्ड केक खाया था, उसकी वजह से मुझे वॉमिटिंग होने लगी, लेकिन मम्मा ने कहा कि ये मैं किसी को भी ना बताऊं। तभी डीन बोलता है कि ठीक है, हम बच्चे का चेकअप कर देते हैं और बच्चे को चेकअप रूम में ले जाता है। और दूसरी तरफ ईथन रीड से बोलता है कि कभी कभी अगर हमारा काम निकलता हो तो हमें फोर्स और झूठ बोलना पड़ता है। तो रीड्स बोलती है कि ठीक है, इस बारे में आकर बात करते हैं, पहले मुझे बच्चे को चेकअप कर लेने दो। और वो बच्चे का चेकअप करती है, जिसके बाद उसको कुछ गिफ्ट देती है ताकि उस बच्चे का मूड अच्छा हो जाए और फिर उसको वहां से भेजती है। तो ईथन कहता है कि क्या तुम्हें बच्चे बहुत ज्यादा पसंद हैं? रीड्स कहती है हाँ, लेकिन क्या तुम्हें बच्चे पसंद नहीं है? तो वो बोलता है कि नहीं। तभी रीड्स कहती है कि ख्याल रखना वो ना हो कभी तुम्हारा कोई इलिजिमेट सन तुम्हें कभी मिल जाए। तो वो कहता है कि अगर मेरा कोई इलिजिमेट सन होगा तो वो तुम्हारे साथ ही होगा, इतने सालों में सिर्फ एक तुम में ही तुम्हें इंटरेस्टेड रहा हूँ। तो वो बोलती है कि तुम मुझ में नहीं मेरी बॉडी में इंटरेस्टेड थे। ये बात सुनते हुए वो कहता है कि अगर ऐसी बात होती तो तुम्हारे अलावा और बहुत सी वुमेन्स होती मेरे आसपास। और फिर बताता है कि वो लियो के डॉक्यूमेंट्स को प्रमोट कर रहा है ताकि रीड्स अपनी आंखों से देख ले कि लियो किस किस्म का इंसान है। और ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम रीड को उसकी आंट के साथ डिनर करता हुआ देखते हैं। तभी उसे लियो की कॉल आ जाती है। उसकी आंट भी लियो के बारे में ही बात कर रही थी और लियो उसे डिनर पर आने को बोलता है क्योंकि उसे प्रोजेक्ट मिल गया था। रीड इसके लिए मना कर देती है, लेकिन उसकी आंट लियो से बोलती है कि रीड जरूर आएगी और कॉल बंद करते हुए कहती है कि लियो एक बहुत अच्छा पर्सन है, तुम्हें जाना चाहिए, उसने फर्स्ट टाइम तुम्हें डिनर पर इन्वाइट किया है। तभी अपनी आंट की बात सुनते हुए वो डिनर पर जाने के लिए मान जाती है। और रात में जैसे ही वो लियो के साथ डिनर पर जाती है तो वहाँ पर लियो का बिजनेस पार्टनर भी था। वो पर्सन उसे ड्रिंक करने को बोलता है, लेकिन रीड इसे मना कर देती है। तो वो पर्सन कहता है कि लियो मुझे तुम्हारे साथ कोई भी कॉर्पोरेशन नहीं करनी, ये कैसी लड़की है। तो लियो कहता है कि इसकी जगह मैं आपके साथ ड्रिंक कर लेता हूँ, लेकिन वो पर्सन नहीं मानता। तो तभी रीड्स कहती है कि ठीक है, मैं ड्रिंक करूंगी। और ड्रिंक करते हुए वो वहाँ से वॉशरूम की तरफ चली जाती है। तभी वो पर्सन कहता है कि मैं इसको यूज करना चाहता हूँ। ये बात सुनते हुए लियो बोलता है कि ये बहुत यूजफुल है और अभी मैं कोई भी खतरा मोल नहीं ले सकता। दूसरी तरफ हम रीड्स को देखते हैं जिस पर ड्रग्स का थोड़ा थोड़ा असर हो रहा था। और तभी वहाँ पर वो ईथन को देखती है किसी लड़की के साथ और वहाँ से गुजरने ही वाली होती है कि उसको चक्कर आते हैं और उस लड़की को ईथन गुस्सा करके वहाँ से भगा देता है। और फिर रीड्स को कहता है कि क्या तुम जेलस फील कर रही हो? तो रीड्स कहती है कि मैं बस यहाँ से गुजर रही थी, वैसे भी मैं बिजनेस डिनर पर आई हुई हूँ। तो ये बात सुनते हुए ईथन कहता है कि ये कैसा बिजनेस डिनर है? अगर लियो तुम्हारे लिए इतना ही ज्यादा सीरियस है तो वो तुम्हारे लिए कभी भी ऐसा नहीं सोच सकता। तो वो बोलती है कि ये जगह बहुत ही ज्यादा अच्छी है और तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। तभी एक लेडी आती है वाइन की बोतल लेकर और रीड से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मैन को सेड्यूस करने की। लेकिन इससे पहले कि वो रीड्स पर अटैक करती, ईथन उसे कवर कर लेता है और चोट लगने से बचा लेता है, लेकिन वो खुद इंजर्ड हो चुका था। तभी वो लेडी कहती है सॉरी, शायद मैंने गलत पर्सन पर अटैक कर दिया, और वहाँ से भाग जाती है। और रीड्स काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और उसे बोलती है तुम्हें काफी ज्यादा चोट लग गई क्योंकि उसके सर से खून आने लगा था। कुछ ही देर में ईथन बेहोश हो जाता है और उसे लेकर वो फौरन से हॉस्पिटल जाती है।
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो उसकी बैंडेज करती है और पूछती है कि क्या तुम्हें पेन हो रहा है। तो वो फ्लैशबैक को याद करता है कि जब डैनियल ने बोला था कि तुम्हें भी थोड़ी सी सिंपैथी गेन कर लेनी चाहिए, और वो कहता है कि हाँ मुझे काफ़ी पेन हो रहा है। तभी डैनियल भी वहाँ पर आ जाता है, तो वो दोनों जो एक दूसरे के क्लोज थे वो साइड पर हट जाते हैं। ईथन का तो सारा मूड ही खराब हो जाता है और डैनियल से बोलता है क्या करने आए हो तुम। तो डैनियल कहता है तुम्हारे एक्सप्रेशन देखकर मुझे पता चल गया कि मैं गलत वक्त पर आ गया हूँ। और ईथन फिर से बोलता है कि मुझे पेन हो रहा है। ये बात सुनते हुए रीड्स कहती है कि मैं भी पेन किलर्स लेकर आती हूँ और वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद डैनियल हंसते हुए कहता है वो चली गई है, अब एक्टिंग करना बंद करो। तुमने तो कहा था कि ये सिंपैथी गेन करना तुम्हारे स्टैंडर्ड की बात नहीं है, लेकिन अब तो तुम इसको एंजॉय कर रहे हो। तो ईथन बोलता है कि ये मेरा मैटर है तो तुम इसमें इंटरफेयर मत करो। तभी हम लियो को देखते हैं जो कि वहाँ पर आ जाता है और उससे बोलता है बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेते हो तुम। ये बात सुनते हुए ईथन कहता है कि क्या करने आए हो यहाँ पर। तो लियो बोलता है मैंने सुना है कि तुमने रीड्स को बचाते हुए खुद चोट खा ली, तो सोचा कि उसका बॉयफ्रेंड होने के नाते मैं तुम्हें थैंक्स बोलने के लिए आ जाऊं। अब ईथन बोलता है कि तुम्हारी जो भी दुश्मनी है वो मुझसे है, रीड्स को इस सब में मत लेकर आओ। तो लियो कहता है कि अरे तुम इतने जल्दी गुस्सा हो गए, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। और वहाँ पर खड़े होकर रीड्स के बारे में बुरा भला बोलने लगता है। ये सब सुनते हुए ईथन खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और लियो को मारने के लिए आगे बढ़ता है और डैनियल और ईथन मिलकर उसे मारने लगते हैं। तभी रीड्स वहाँ पर आ जाती है और उन्हें कहती है कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो। और ईथन अभी तो तुम इतने ज्यादा इंजर्ड थे और अब तुम इसको पीट रहे हो, ऐसा कैसे कर सकते हो तुम। डैनियल कहता है कि तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे बारे में ये कैसी बातें कर रहा था, लेकिन फौरन से चुप कर जाता है। तो रीड्स बोलती है जो भी कर रहा था तुम लोग इसे नहीं मार सकते हो। अब रीड्स लियो को लेकर वहाँ से चली जाती है और डैनियल बोलता है कि कितना मैनिपुलेटिव है ये पर्सन। और नेक्स्ट डे वो लियो के सारी कंपनी पार्ट्स को चेक करते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो हर जगह पर घपला कर रहा है और एक चीटर है। लेकिन दूसरी तरफ हम लियो को देखते हैं जो कि रीड से मिलता है और उससे कहता है कि क्या तुम्हें ईथन पसंद करता है, इसलिए वो मेरे लिए मुश्किलें क्रिएट कर रहा है। उसने मेरे खिलाफ एक रिपोर्ट बनाई है जिसमें वो ये साबित करने वाला है कि मेरे सारे पार्ट्स इलीगल हैं और ख़राब हैं। मुझे नहीं पता कि वो मेरे लिए मुश्किलें क्रिएट क्यों कर रहा है। तो तभी वो बोलती है कि मैं अभी जाकर उससे बात करूंगी और फिर वो ईथन से बात करने के लिए जाती है और उससे बोलती है कि तुम क्यों लियो की ज़िंदगी में मुश्किलें क्रिएट कर रहे हो मेरी वजह से। यानी कि अगर तुम्हें मैं मिल गई तो उसकी ज़िंदगी में मुश्किलें क्रिएट करना बंद कर दोगे, तुम सिर्फ मुझे यूज़ करना चाहते हो। तो ईथन बोलता है कि मैं तुम्हें यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, तुम यहाँ से जा सकती हो, लेकिन हाँ एक बात याद रखना, मैं तुम्हें यहाँ से जाने दे रहा हूँ क्योंकि मैं पहले की तरह ट्रांजैक्शंस नहीं करना चाहता। लेकिन लियो को जितना मासूम तुम समझ रही हो इतना मासूम वो है नहीं, ज़रा तुम खुद से चेक कर लेना तो तुम्हें पता चलेगा कि वो तुम्हारे साथ क्या कर रहा है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम श्याओ को देखते हैं जो कि रीड्स के पास आते हुए उसे बोलती है कि मैंने चेक किया है, उसके कंपनी पार्ट्स में सच में प्रॉब्लम है। अब जैसे ही रीड्स को ये सारी बातें पता चलती हैं तो लियो फौरन से वहाँ पर आ जाता है। तो रीड्स बोलती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। तभी वो बेचारा बनते हुए कहता है कि मैंने झूठ नहीं बोला, बल्कि मुझसे भी झूठ बोला गया था। मेरे वर्कर्स मुझे चीट कर रहे थे और उन्होंने मुझे भी गलत रिपोर्ट दी ताकि मुझे धोखा दे सके। ये बात मुझे भी आज ही पता चली है और मैं जाकर ईथन से ये सब कुछ डिस्कस करूंगा और उसे भी सारे प्रूफ्स दे दूंगा। और उसके बाद वो वहीं पर बैठ जाता है और श्याओ कहती है कि मुझे चलना चाहिए, तो वो वहाँ से चली जाती है। और वो रीड्स को बोलता है कि क्या रात मेरे साथ डिनर पर चलोगी, मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाना चाहता हूँ, उनसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। लेकिन रीड इसके लिए मना कर देती है और कहती है कि हम कपल नहीं है, तो तुम्हें मुझे अपने दोस्तों से इंट्रोड्यूस करवाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो हाँ तो बोल देता है, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था और सोचता है कि आखिर वो क्या करे कि अपने मकसद में कामयाब हो जाए। और नेक्स्ट मॉर्निंग ही रीड्स हॉस्पिटल में होती है जब उसे बताया जाता है कि उसकी आंट स्टेयर से गिर गई है। अब जैसे ही वो अपनी आंट के पास आती है तो उसे पता चलता है कि लियो टाइम पर आ गया, तो इसलिए वो हॉस्पिटल पहुंच गई, वरना पता नहीं क्या हो जाता। तो श्याओ सोचती है कि इतना कोइंसिडेंस नहीं हो सकता और वो रीड से कहती है कि तुम्हें जरा ख्याल रखना चाहिए, मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। रीड को भी उसकी बात ठीक लगती है और वो सर्विलेंस कैमरा चेक करने का डिसाइड करती है। कुछ देर के बाद वो रूम में आती है तो उसकी आंट कहती है कि तुम्हें लियो के बारे में सीरियस हो जाना चाहिए और तुम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। तो लियो कहता है कि हम दोनों फ्रेंड्स हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। और फिर रिंग निकालते हुए वो रीड्स के सामने आकर बैठ जाता है और उसको प्रपोज करता है। अभी रीड्स कुछ बोलने ही वाली होती है कि वहाँ पर ईथन और डैनियल भी आ जाते हैं। और डैनियल बोलता है कि अरे तुम हॉस्पिटल में प्रपोज कर रहे हो, वो भी इतनी छोटी सी रिंग के साथ। और फिर वो लियो के बारे में बातें करने लगता है तो आंट बोलती है कि तुम गलत समझ रहे हो ईथन। लेकिन ये बात सुनते हुए रीड्स कहती है कि गलत आप समझ रही हैं आंट, और उनको सीसीटीवी फुटेज दिखाती है कि स्टेयर से आप गलती से नहीं गिरी हैं, बल्कि आपको गिराने वाला ये लियो ही है।
ये सब इसका ही प्लान था। तो लियो उनके सामने बेचारा बनते हुए बोलता है कि मैं जल्दी से जल्दी रीड से शादी करना चाहता था, मुझे और कोई भी रास्ता नहीं मिला, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। लेकिन तभी उसे रीड्स बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, यही बेहतर होगा। तो लियो को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन ईथन उसे एक स्माइल देता है और लियो के पास वहाँ से जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। अब रीड्स की आंसू से सॉरी करती है कि मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ, मुझे नहीं पता था कि लियो ऐसा निकलेगा, अच्छा हुआ तुमने मना कर दिया, वरना मैं हमेशा खुद को ब्लेम करती रहती। लेकिन अब मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा पार्टनर ढूंढूंगी। तभी डैनियल कहता है कि ढूंढने की क्या जरूरत है, आपके सामने ही तो है। और फिर वो ईथन को इंट्रोड्यूस करवाता है तो वो हैरान हो जाती हैं। लेकिन रीड्स बोलती है कि वो ये कहना चाहते हैं कि वो आपकी हेल्प करेंगे, सब में आपको देर हो रही होगी। ईथन अब आप यहाँ से जा सकते हैं। और अपनी आंट को वो रेस्ट करने का बोलकर रूम से बाहर आ जाती है। ईथन जो कि बाहर बेंच पर बैठा हुआ था वो उससे बोलता है कि मैंने डैनियल को बोल दिया है, तुम्हारी आंट का वो ख्याल रखेगा। रीड्स उसको थैंक्स करती है और कहती है कि अब आप जा सकते हैं। लेकिन वो रुकते हुए वापस आता है और उसे कहता है कि मैं कुछ कहना भूल गया, और फिर उसे प्रपोज करता है ये कहते हुए कि मैं 5 साल पहले ये सब कहना चाहता था लेकिन नहीं कह पाया। मुझे लगता था कि मेरे जैसे पर्सन की कोई भी वीकनेस नहीं होनी चाहिए, लेकिन तुम हो मेरी वीकनेस। जब से मेरी लाइफ में आई हो सब कुछ बदल गया है। अब रीड्स उसकी बातें सुनते हुए घर जाती है और शाओ को सब कुछ बताती है, जिस पर शाओ भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और उससे कहती है कि तुम क्या फील कर रही हो। तो वो सोचती है कि अभी तो मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन शाओ फिर भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी। और तभी रीड्स को कॉल आती है लियो की, जो कि बोलता है कि मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ और तुमसे मिलना चाहता हूँ, मुझे तुम्हें कुछ जरूरी बात बतानी है। ये बात सुनते हुए शाओ कहती है कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। तो वो बोलती है अरे कोई बात नहीं, मैं अकेले ही चली जाऊंगी, जरा देखूं तो कि वो क्या कहना चाहता है। वो जैसे ही बाहर जाती है तो लियो उसको किडनैप करवा लेता है। और जैसे ही उसे होश आता है तो वो अपने सामने लियो को देखते हुए बोलती है कि तुम इतना गिर जाओगे, मैंने सोचा भी नहीं था। तभी लियो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम ईथन की कमजोरी हो, इसीलिए तो मैं तुम तक आया ताकि मैं तुम्हें यूज कर सकूं और ईथन से सारे फायदे ले सकूं। उसकी वजह से हमारी फैमिली बैंकरप्ट हो गई, उसने मेरी फियांसे मुझसे छीन ली। तो रीड्स कहती है कि क्या तुम ली के बारे में बात कर रहे हो। तो लियो कहता है कि हाँ बिल्कुल, और एक और बात बताऊं तुम्हें, ली ने तुम्हारे बेबी को मार दिया, ये बात उसको नहीं पता। और रीड्स सोचती है कि इसका मतलब है कि ईथन को आज तक कुछ पता ही नहीं था और मैं उसे कसूरवार समझती आई हूँ। और वो लियो से बोलती है कि अब तुम क्या चाहते हो। तो वो कहता है कि अरे कुछ भी नहीं, सिर्फ अपना फायदा। रीड्स बोलती है कि तुम क्या चाहते हो कि ईथन यहाँ पर आए और तुम जो चाहते हो वो माने। तो वो कहता है कि नहीं, वो मेरे सामने बेग भी करेगा और मैं यही चाहता हूँ। तभी वो उसे थप्पड़ मारता है। तो रीड्स बोलती है कि तुम ये क्यों कर रहे हो, जरा अपने पेरेंट्स के बारे में तो सोचो। तो लियो बोलता है कि कुछ ही देर में ईथन यहाँ पर आने ही वाला होगा और मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं है, जो हमेशा से मैं करता आया हूँ। कुछ ही देर में जैसे ही लियो वहाँ से चला जाता है तो रीड्स उन आदमियों को बोलती है कि अगर ईथन को ये बात पता चल गई कि तुम लोगों ने मुझे किडनैप किया है तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, और लियो के पास तो पैसे है ही नहीं कि वो तुम्हें दे सके। तो वो दोनों आदमी सोचते हैं कि ये लड़की सही बात कर रही है, लेकिन इतने में लियो वहाँ पर आ जाता है और बोलता है अगर मैं थोड़ा सा लेट होता तो इस लड़की के हाथों तुम दोनों बेवकूफ बन जाते। और दूसरी तरफ हम ईथन को देखते हैं, जिसे डैनियल बताता है कि पैसे रेडी हो चुके हैं, तुम चले जाओ, लेकिन हाँ अपने साथ ये डिवाइस जरूर रखो, हमने पुलिस को कॉल कर दी है, वो जल्दी ही पहुंच जाएगी। तो ईथन कहता है कि अगर कोई भी इमरजेंसी हुई तो सबसे पहले रीड्स को बचाना। तो डैनियल कहता है कि ठीक है। और ईथन पैसे लेते हुए लियो के पास जाता है और बोलता है कि मैं पैसे ले आया हूँ, अब इसको छोड़ दो। तो लियो बोलता है कि मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम पुलिस को कॉल कर चुके हो, सबसे पहले इस डिवाइस को फेंको। तो वो बिल्कुल ऐसा ही करता है, क्योंकि रीड्स अभी भी लियो के कब्जे में थी और उसने उसकी गर्दन पर चाकू रखा हुआ था। और वो कहता है कि मैं रीड्स को मार दूंगा अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो। और फिर लियो के आदमी ईथन की तरफ चाकू फेंकते हैं, जो कि लियो उसे उठाने को बोलता है और ईथन वो उठा लेता है। तो लियो कहता है कि खुद को स्टैब करो वरना मैं इसको मार दूंगा। तो ईथन बिल्कुल ऐसा ही करता है रीड्स को बचाने के लिए, वो खुद को स्टैब करता है और इंजर्ड हो जाता है। इसके बाद वो उसे बोलता है कि मेरे सामने बैठकर भीख मांगो। तो वो घुटनों के बल बैठ जाता है और रीड से बोलता है कि अपनी आंखें बंद करो। रीड बिल्कुल ऐसा ही करती है। तो चाकू निकालते हुए वो लियो के ऊपर अटैक कर देता है और जैसे ही लियो गिरता है तो बाकी लोग पैनिक हो जाते हैं और ईथन जल्दी से रीड का हाथ पकड़कर वहां से भागता है। तो लियो कहता है मेरी शक्ल क्या देख रहे हो, उनका पीछा करो। अब भागते हुए रीड्स को वो एक गाड़ी में छुपाते हुए कहता है कि तुम यहाँ से बाहर मत आना, मैं अभी आता हूँ। तो रीड्स कहती है कि प्लीज मेरे साथ रहो और मुझे छोड़कर मत जाओ। तो वो कहता है फिक्र मत करो, अगर हम दोनों में से कोई एक जिंदा रह सकता हुआ तो वो तुम होगी, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा और अभी मुझे जाना होगा। और उसे गाड़ी में बंद करके वापस चला जाता है ताकि वो लियो और उन सब लोगों का ध्यान भटका सके। वो उनसे फाइट करता है और कुछ ही देर में वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, लेकिन ईथन की हालत काफी ज्यादा खराब थी। एम्बुलेंस बुलवाई जाती है
और रीड्स उसे लेकर हॉस्पिटल जाती है और रास्ते में उसे बोलती है कि अगर तुम होश में आ गए तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। और इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेती है कि वो बेहोश हो जाती है और हॉस्पिटल में उसकी आंख खुलती है, जहाँ पर श्याओ से बोलती है कि तुम एम्बुलेंस में ही बेहोश हो गई थी। वो पूछती है कि ईथन कहाँ पर है, तो वो बताती है कि 7 वाले रूम में। तो रीड्स जल्दी से अपने जूते पहनते हुए 7 वाले रूम में भागती है, लेकिन वहाँ पर वो मिस्टर स्टोन को देखती है। मिस्टर स्टोन बाहर आ जाते हैं रीड्स से बात करने के लिए और बोलते हैं कि 5 साल पहले मैंने जो तुम्हें बोला वो मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। तो रीड्स उनकी सारी बातों को रिपीट करती है जो कि उन्होंने उसे बोला था। और मिस्टर स्टोन कहते हैं कि मेरे बेटे की जिंदगी तुम्हारी वजह से खतरे में पड़ी है। वो इस बार लकी था कि बच गया, लेकिन हर बार वो लकी नहीं हो सकता। उसकी ऐसी जिंदगी है कि वो अपनी कोई भी वीकनेस नहीं रख सकता और तुम उसकी वीकनेस हो। प्लीज उससे दूर रहो। तुम कहती हो तो मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। ये कहकर मिस्टर स्टोन वहाँ से चले जाते हैं और वो सोचने लगती है कि क्या मैं और ईथन कभी भी एक अच्छा फ्यूचर नहीं सोच सकते। इतने में डॉक्टर वहाँ पर आ जाता है जो कि उसे बताता है कि तुम बेहोश हुई थी, क्या तुम्हारा पहले कभी कोई मिसकैरेज हुआ है। तो वो बताती है कि हाँ। तभी डॉक्टर बताता है कि तुम्हारी एग्जामिनेशन रिपोर्ट से हमें ये बात पता चली है कि उस मिसकैरेज की वजह से तुम्हारा यूट्रस काफी ज्यादा डैमेज हो गया था और अब तुम्हारे लिए कंसीव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। अगर तुम शादी के बारे में सोच रही हो तो तुम्हें अपने हस्बैंड से ये सब कुछ डिस्कस करना होगा। उसका डॉक्टर ये कहकर वहाँ से चला जाता है और वो वहीं पर बैठकर रोने लगती है। जिसके बाद हम डैनियल को देखते हैं जो कि ईथन से कहता है कि तुम्हें होश में आए काफी टाइम हो गया है, लेकिन रीड्स तुमसे मिलने के लिए ही नहीं आई है, जबकि उसे बचाने के लिए तुमने अपनी जान खतरे में डाल दी। तभी रीड्स वहाँ पर आती है तो डैनियल कहता है कि तुम दोनों बातें करो, मैं चलता हूँ यहाँ से, और फौरन से वहाँ से चला जाता है। डैनियल के जाने के बाद रीड्स उसे खाना खाने के लिए देती है जो कि वो पूरा ही खा जाता है और बोलता है कि ये काफी टेस्टी था। तो वो बोलती है कि ठीक है, मैं तुमसे कल मिलने के लिए आऊंगी। तभी ईथन कहता है कि क्या मतलब, बेहोश होने से पहले मैंने तुम्हारी बात सुनी थी, तुम अपना प्रॉमिस कब पूरा कर रही हो? तुमने कहा था कि अगर मैं उठ जाऊंगा तो तुम मुझसे शादी कर लोगी। तभी वो बोलती है कि वो तो बस मैंने ऐसे ही बोल दिया था, क्या तुमने उसको सीरियस ले लिया? ये बात सुनते हुए ईथन कहता है कि क्या मेरे फादर तुमसे मिले थे और तुम इसीलिए ऐसा कह रही हो? तो वो बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इसीलिए ऐसी बातें मत सोचो। ईथन को उसकी बात पर बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि ठीक है, तुम चली जाओ यहाँ से। तो वो रोते हुए वहाँ से जाने लगती है। तो वो गुस्से से बुक फेंकता है। उसके बुक फेंकने पर वो भागकर उसके पास आते हुए बोलती है कि क्या तुम ठीक हो? तो वो कहता है कि चली जाओ यहाँ से। तो रीड्स रोते हुए वहाँ से चली जाती है। अब वो अपने घर में मौजूद होती है जब श्याओ उसे बोलती है कि डॉक्टर ने तुम्हें सिर्फ यही बताया है कि तुम्हें कंसीव करने में मुश्किल होगी, लेकिन ये नहीं कहा कि ये रिपोर्ट बिल्कुल ठीक भी है। तभी डैनियल की कॉल आती है जो कि रीड्स को बताता है कि ईथन की तबीयत काफी खराब हो गई है, जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। तो वो भागे भागे हॉस्पिटल जाती है, लेकिन ईथन तो बिल्कुल ठीक था। और डैनियल बोलता है कि मैंने झूठ बोला था, लेकिन क्या तुम्हें ईथन की इतनी ज्यादा फिक्र है कि इतनी जल्दी पहुंच गई? तो वो कहती है कि मैं एक डॉक्टर हूँ और पेशेंट का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। तो ईथन कहता है कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम यहाँ से जा सकती हो। तो वो वहाँ से चली जाती है और डैनियल बोलता है कि इतनी मुश्किल से मैं उसे यहाँ पर लेकर आया था। तभी ईथन कहता है कि उसे तंग करना बंद कर दो और मेरी डिस्चार्ज स्लिप बनाओ, मैं घर जाना चाहता हूँ। अब डैनियल उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसको रोक नहीं पाता। और नेक्स्ट मॉर्निंग रीड्स जैसे ही खाना लेकर वहाँ पर जाती है तो उसे पता चलता है कि ईथन डिस्चार्ज होकर जा चुका है। अब रीड्स सोचने लगती है कि उसका मुझसे अब कोई लेना देना नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे उसके बारे में सोचना चाहिए, और वहाँ से चली जाती है। और रात में हम ईथन को देखते हैं जो कि अपने फादर के साथ बैठा हुआ था और उसके फादर उससे बोलते हैं कि तुम्हें अब शादी के बारे में सोच लेना चाहिए ताकि तुम्हारी अपनी पर्सनल लाइफ भी हो। तो वो कहता है कि क्या आप मेरे लिए कुछ अरेंज कर रहे हैं? तो उसके फादर कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, अगर तुम चाहते हो तो मैं अरेंज कर देता हूँ। तभी वो कहता है कि मैं रीड्स के अलावा किसी के बारे में नहीं सोचने वाला। तो मिस्टर स्टोन कहते हैं कि वो तुम्हारे लिए वर्दी नहीं है। तभी ईथन बोलता है कि मुझे इसके अलावा और कोई भी नहीं चाहिए, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है और फिर वो जाता है रीड्स के घर। डोरबेल बजने पर वो जाकर दरवाजा खोलती है और जैसे ही सामने वो ईथन को देखती है तो पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या करने आए हो? तो ईथन कहता है मुझे पानी चाहिए, और आकर अंदर सोफे पर बैठ जाता है। तो वो उसके लिए पानी लेकर आती है और टेबल पर रखते हुए बोलती है कि पीना है तो पियो, और अगर कुछ कहना है तो कहकर चले जाओ। तभी ईथन कहता है कि क्या मुझसे दूर होने का फैसला तुम्हारा अपना है क्योंकि तुम मुझ में इंटरेस्टेड नहीं हो, या फिर इसलिए कि मिस्टर स्टोन ने तुम्हें प्रेशराइज किया है? तो वो बोलती है कि क्या इस बात से फर्क पड़ता है? तो वो कहता है हाँ बहुत फर्क पड़ता है, मुझे तुम्हारा आंसर जानना है। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें दोबारा परस्यू ना करूं तो मैं तुम्हें कभी दिखाई नहीं दूंगा। तभी रीड्स बोलती है कि क्या तुम्हें बेबीज पसंद है? तो वो कहता है कि हाँ बिल्कुल। तो वो उसे अपनी रिपोर्ट्स दिखाती है जिसे देखकर वो हैरान रह जाता है और उससे पूछता है कि ये सब कुछ कब हुआ? तो वो उसे बताती है कि 5 साल पहले।
तो वो कहता है कि क्या तुमने अबॉर्शन करवा दिया? तो वो बताती है कि नहीं, ये सब कुछ ले की वजह से हुआ था। और जैसे ही उसे सारी स्टोरी पता चलती है तो वो उसको हक कर लेता है। और फिर ईथन रीड से सॉरी करते हुए बोलता है कि मुझे इस सब के बारे में नहीं पता था। तो वो कहती है कि मुझे तुम्हारी अपॉलॉजीज नहीं चाहिए, मैं सिर्फ तुम्हें सच बताना चाहती थी, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तो ईथन कहता है कि इस सच को जानने के बाद भी मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि तुम मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो वो कहती है कि अगर तुम्हारी फैमिली सबके लिए नहीं मानी तो ईथन कहता है कि कोई भी मुझे फोर्स नहीं कर सकता, और अगर उन्हें मेरी खुशियों से प्रॉब्लम होगी तो मैं उन्हें छोड़ सकता हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए इतने भी ज़्यादा मैटर नहीं करते और ना ही उन्होंने मेरे लिए इतने सेक्रीफाइसेस किए हैं कि मैं उनके लिए अपनी लाइफ में सेक्रीफाइसेस करूँ। और फिर वो कहता है कि मेरी कोट की पॉकेट में कुछ है, ज़रा निकालो तो सही। रीड्स निकालती है तो वो एक बॉक्स था, और तभी ईथन घुटनों के बल बैठ जाता है और बोलता है, थोड़ी देर पहले तुम पूछ रही थी ना कि मैं क्यों आया हूँ, तो मैं तुम्हें प्रपोज करने के लिए आया हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो रीड्स हंसते हुए कहती है कि हाँ बिल्कुल, और ईथन उसे रिंग पहनाता है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं और सोचते हैं कि शायद अब सब कुछ ठीक होने वाला है। और इसके साथ ही हमारा ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ड्रामा पसंद आया होगा। अगर आपने इसको एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि न्यू आने वाले ड्रामास आपको बिना किसी देरी के मिलते रहें।